हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम आईरेप एजुकेशन पे अपना साइंस का 7th क्लास का एक चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है वेदर, क्लाइमेट एंड अडेप्टेशंस ऑफ एनिमल क्लाइमेट। तो देखिए, इस चैप्टर के अंदर क्या है, हम वेदर के बारे में बात करेंगे, क्लाइमेटोलॉजी और क्या वेदर किस तरीके से प्लेस टू प्लेस चेंज करता है, इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। बेसिकली क्लाइमेट क्या है और ये किस तरीके से बनता है, इन सभी चीज़ों के बारे में इसके अंदर जानेंगे। सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मैंने वेदर लिख के रखा हुआ है। तो वेदर का मतलब क्या होता है? देखिए, ये एक ऐसी एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती है जो प्लेस टू प्लेस वेरी करती है। एक प्लेस पे अगर आप देखोगे तो कहीं पे बारिश हो रही तो कहीं पे नहीं हो रही होगी, कहीं पे बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो कहीं पे ऐसा भी होगा कि ठंड ज़्यादा होगी। तो ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, विंड टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड स्पीड, ये आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स पर ये बेस्ड रहता है। अगर मैं इन्हीं फैक्टर्स को मिला दूँ, जैसे कि ह्यूमिडिटी है, टेम्परेचर है, विंड टेम्परेचर है, रेनफॉल है, विंड स्पीड है, इन सभी फैक्टर्स को अगर हम एक साथ कर दें तो ये पूरा हमें एक बना कर देता है वेदर। इसी को हम बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ दी वेदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है फ्रंट्स एंड वेदर कंडीशन? क्या होता है फ्रंट्स और वेदर कंडीशंस, किस तरीके से बनती हैं, किस तरीके से वेरी करती है, ज़रा इसको भी देखते हैं। तो वेदर के बारे में अगर हम जानें तो वेदर जो है इंट्रैक्शन ऑफ सेवरल फैक्टर्स, हमने जैसे देखे थे अभी, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, इन सारी चीज़ों को मिला के हमारा ये पूरा बनता है। सबसे पहले पॉइंट आप देखोगे तो इसके अंदर लिखा हुआ है कि टेम्परेचर और हीट, आप देख सकते हो। सेकंड पॉइंट है ह्यूमिडिटी और अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर। थर्ड पॉइंट है विंड एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फोर्थ पॉइंट है प्रेसिपिटेशन और द अमाउंट ऑफ रेन। प्रेसिपिटेशन क्या होता है वो भी हम आगे जानेंगे। क्लाउडीनेस और द अमाउंट ऑफ क्लाउड कवर। द विजिबिलिटी, दैट इज हाउ फार यू कैन लुक इनटू द हॉरिजॉन। और विंड एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इन सभी चीज़ों पर डिपेंड करता है हमारा वेदर कंडीशन। तो आप इन सभी चीज़ों को वैसे जानते हो कि टेम्परेचर और हीट क्या होती है, ह्यूमिडिटी क्या होती है, ह्यूमिडिटी और अमाउंट ऑफ वाटर वेपर क्या है इसके अंदर, ये सारी चीज़ें हम बेसिकली जानते हैं और इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में हम आगे बातें करने वाले हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे आ जाता है एक वर्ड वेदर फ्रंट, जो कि मैंने आपको हेडिंग में भी बताया, वेदर फ्रंट। वेदर फ्रंट बेसिकली क्या है? वेदर फ्रंट का मतलब है कि आप जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट एयर्स का मतलब है किसी एयर के अंदर डेंसिटी कम होगी तो किसी एयर के अंदर डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो इन्हीं को सेपरेट करने के लिए यहाँ पे हमें वेदर फ्रंट का सहारा लेना पड़ता है। और जो वेदर फ्रंट है वो इन्हीं जो डिफरेंट डिफरेंट मासेस हैं उनके बीच में एक सेपरेट लेयर बना देता है। और वो लेयर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट एयर डेंसिटीज़ को जैसी जिसकी डेंसिटी है वैसे ही उसको वहाँ पे डिवाइड कर देता है, सेपरेट कर देता है। जो एयर मासेस हैं जो कि फ्रंट के द्वारा सेपरेट किए जाते हैं, जिसके अंदर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी बेसिकली हम देख लेते हैं। और जो वेदर एनालिसिस इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द वेदर फ्रंट ऑल्सो। तो जो वेदर एनालिसिस जो हम करते हैं उसके अंदर वेदर फ्रंट को भी यहाँ पे स्टडी करना पड़ता है, जिससे कि हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के बारे में यहाँ से निकल के पता लगता है। अब हम आ जाते हैं क्लाइमेट क्या है। वेदर के बारे में हम सीखा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स सीखे वेदर के अंदर क्या क्या रहता है। अब ऐसे ही हमारे पास आ जाता है क्लाइमेट और इसके क्या फैक्टर हैं जो कि क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं। क्लाइमेट के बारे में जाने तो एक तरीके से एवरेज पैटर्न रहता है इसका। एक मान के चलिए कोई एक प्लेस के ऊपर है जिसके ऊपर काफ़ी सालों तक स्टडी करी जाती है, जैसे कि लगभग यहाँ पे 25 ईयर्स तक एक प्लेस के ऊपर स्टडी की जाती है। वहाँ के हर एक दिन का वेदर की जो है स्टडी की जाती है, किस तरीके से वहाँ पे वेदर चेंज होता है। ये जो एक एवरेज पैटर्न यहाँ से निकल के आता है उसी को हम बोल देते हैं क्लाइमेट। यानी कि इट इज़ नोन एज अ क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। यानी कि अगर हमने किसी प्लेस के लिए पर्टिकुलर स्टडी किया हुआ है और उस पर एक एवरेज हमने निकाला हुआ है कि एवरेज एवरेज यहाँ पे इस तरीके का वेदर रहता है, तो उसी को बोल देते हैं पर्टिकुलर प्लेस का क्लाइमेट। अब इसके अंदर टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा होगा तो वहाँ पे आप देखिएगा जो क्लाइमेट है वो थोड़ा हॉट नज़र आएगा, यानी कि वेदर वहाँ का हॉट रहेगा, गर्म स्थिति वहाँ पे बनी रहेगी। लेकिन अगर आप देखोगे कि वहाँ पे हैवी रेनफॉल्स भी हो रही हैं साथ साथ, तो वहाँ पे अगर आप देखोगे तो वहाँ पे वेट और हॉट आपको वहाँ पर नज़र आएगा क्लाइमेट। अगर आप देखिएगा कि किसी जगह पे मोस्टली जो है वहाँ पे आप देख देख पा रहे हो कि यहाँ पे टेम्परेचर है वो हाई रहता है, तो वहाँ पे आपको जो क्लाइमेट है वो उस प्लेस का हॉट नज़र आएगा। लेकिन अगर आप ये भी देख पा रहे हो वहाँ पे कि
मान के चलिए वहाँ पे हैवी रेनफॉल्स भी ज़्यादा होती है, तो वेट और हॉट वहाँ पे क्लाइमेट आपको देखने को मिल जाएगा। अब क्या फैक्टर्स हैं जो क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं, तो डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्ट क्लाइमेट, जैसे कि एल्टीट्यूड, लैटिट्यूड एंड जियोग्राफी एंड टोपोग्राफी। इसको हमें एक मोस्टली एक पर्टिकुलर वीडियो के अंदर कवर करेंगे, एल्टीट्यूड, लैटिट्यूड, जियोग्राफी एंड टोपोग्राफी क्या होता है। तो एल्टीट्यूड, लैटिट्यूड, जियोग्राफी एंड टोपोग्राफी पे ये जो है क्लाइमेट यहाँ पे अफेक्ट, यानी कि क्लाइमेट को ये फैक्टर्स जो है अफेक्ट करते हैं। अब हम ये जान लेते हैं कि हमने देखिए वेदर पढ़ा, हमने क्लाइमेट पढ़ा, अब हम ये जानते हैं कि वेदर वर्सेस क्लाइमेट क्या है, यानी कि वेदर और क्लाइमेट में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, यानी कि एक तरीके से इनको दोबारा से एक अच्छी तरीके से हम स्टडी कर लेते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होगे, मेटियोरोलॉजिस्ट रिकॉर्ड दी वेदर एवरी डे। जैसा कि अभी हमने देखा था क्लाइमेट क्या है, तो क्लाइमेट एक तरीके से एक एवरेज पैटर्न है जो एक पर्टिकुलर प्लेस पे स्टडी की जाती है लगभग 25 और 26 ईयर तक। तो वो स्टडी जो है वो निकल कर आती है, तब जाके हम उस पूरे प्लेस का एक वेदर निकाल पाते हैं कि इस तरीके से इसका वेदर रहेगा। तो इन दोनों के अंदर डिफरेंस रहेगा। The records of the weather have been preserved for the past several decades. अब देखिए सर, देखिए यहाँ पे आपने डिकेट्स लिखा हुआ है, यानी कि पास सेवरल डिकेट्स का मतलब है काफ़ी सारे डिकेट्स। एक 10 ईयर्स का एक डिकेट्स होता है, तो लगभग 2-3 डिकेट्स तक का ये आप देख लीजिए। तो यहाँ पे 2-3 डिकेट्स तक का, इतने डिकेट्स तक का जो है वेदर रिकॉर्ड किया जाता है कि यहाँ पे किस तरीके का वेदर जो है बनता रहता है, क्या चेंजेस इसके अंदर आते हैं। फिर उसके हिसाब से प्रेडिक्शंस भी की जाती है कि आगे चल के यहाँ पे इस तरीके का वेदर रहने वाला है। तो यहाँ पे ये जो अगर हम वेदर देख पाते हैं, तो यही बात हो जाती है कि अगर मान के चलिए एक पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर आपने काफ़ी सालों तक स्टडी किया है, तो फिर आगे आप उसके बारे में कुछ चीज़ें प्रिडिक्ट भी कर सकते हो आसानी से। द एवरेज ऑफ द वेदर पैटर्न ओवर अ टाइम पीरियड इज डिटरमाइंड एज द क्लाइमेट। तो इसी वेदर को जब हम बहुत ज़्यादा स्टडी कर लेते हैं किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे, और ऐसे ही हर जगह की प्लेसों पे इसी तरीके से स्टडी किया जाता है, हर एक दिन का वेदर हमें स्टडी करना पड़ता है, तब जाके हम आगे प्रिडिक्ट कर पाते हैं, और ये सारी स्टडी को ही हम एक क्लाइमेट के रूप में दर्शाते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे थोड़ा और चीज़ें देख लेते हैं, जैसे कि बेसिस क्लाइमेट एंड वेदर के बारे में जानेंगे। अगर हम क्लाइमेट एंड वेदर की यहाँ पे डेफिनेशन निकालना चाहें, तो हमारी बन जाएगी क्लाइमेट की द एवरेज कंडीशन एक्सपेक्टेड एट अ पर्टिकुलर प्लेस इन अ गिवन टाइम फ्रेम। मान के चलिए मैंने आपको 2 डेकेड्स या 3 डेकेड्स दे दिए कि आपको यहाँ पे स्टडी करना है इस वेदर पे, क्या आपका यहाँ पे स्टडी रहेगा, तो उसी स्टडी को हम क्लाइमेट यहाँ पे बोलेंगे। इसी पर्टिकुलर प्लेस की आपने जो गिवन टाइम फ्रेम के अंदर जो एवरेज कंडीशन एक्सपेक्ट की है वही आप पर निकल के आ रही है, तो आप वहाँ पे क्लाइमेट बोलोगे। यहीं पे अगर हम वेदर की बोलें, तो द एटमॉस्फेरिक कंडीशन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इस प्लेस की क्या कंडीशन है, क्या एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, कैसा टेम्परेचर है, क्या यहाँ पे हैवी रेनफॉल्स हो रही है, या यहाँ पे हमेशा ही समर जैसा सीजन बना रहता है, तो उसको हम बोलते हैं वेदर। अब यहाँ पे आता है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन के अंदर देखते हैं कि कितना टाइम फ्रेम यहाँ पे लग जाता होगा, तो यहाँ पे लिखा है कैरीड आउट यूजिंग द सम टोटल ऑफ वेदर स्टैटिक्स ओवर अ टाइम फ्रेम ऑफ 30 ईयर्स तक। यानी कि आप 30 ईयर्स तक का लगभग स्टडी कर रहे हो, 25 ईयर्स तक का लगभग स्टडी कर रहे हो एक पर्टिकुलर प्लेस पे, तब जाके आप वहाँ पे उसका एक प्रोजेक्शन यहाँ पे निकाल पाते हैं। अब वेदर का देखते हैं प्रोजेक्शन के, कैरीड आउट बाई कलेक्टिंग डेटा रिगार्डिंग मीट्रोलॉजी such as solar radiation, air temperature, humidity, pressure, speed of the wind and its direction। जैसे कि हम क्लाइमेट पर दोबारा से आते हैं, तो क्लाइमेट पर देखिए आपने 30 ईयर्स तक का स्टडी किया, उसका पूरा स्टैटिक्स था, क्या वेदर के यहाँ पे कंडीशंस रहती हैं। अगर वेदर वेदर की बात करेंगे, तो वहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें स्टडी करनी पड़ेगी जब आप वहाँ का वेदर बता पाओगे। तो मेट्रोलॉजी के द्वारा ये जो ऐसा अध्ययन है जिसके द्वारा आपको हर एक चीज़ वेदर के अंदर देखनी पड़ती है कि इसका यहाँ पे सोलर रेडिएशंस कहते हैं कैसे हैं, एयर टेम्परेचर क्या है, ह्यूमिडिटी क्या है, प्रेशर कैसा रहता है, स्पीड और विंड क्या है, स्पीड कैसी है विंड की, और क्या डायरेक्शन यहाँ पे इन सारी चीज़ों का, लाइक विंड का डायरेक्शन वहाँ पे ज़्यादातर क्या रहता है। अब आ जाते हैं अंडरलाइंग फैक्टर्स क्या हैं इसके। तो क्लाइमेट के देखते हैं, द टोटल ऑफ वेदर स्टैटिक्स टाइम फ्रेम वही आपका हो जाता है 30 ईयर्स तक का। लेकिन वेदर के अंदर आप देखिए तो पीरियोडिक मेजरमेंट्स यहाँ पर लिए जाते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, रेनफॉल के, स्पीड एंड डायरेक्शन, लगभग लगभग वही सारी चीज़ यहाँ पे हमारी हो जाती है जो हम पहले पॉइंट प्रोजेक्शन में पढ़ा था। अब देखिए यहाँ पे आ जाता है स्टडी सब्जेक्ट क्या रहते हैं, तो इसको अगर हम क्लाइमेट के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो इसको हम क्लाइमेटोलॉजी बोलते हैं, अगर आप वेदर के बारे में स्टडी कर रहे हो तो इसको बोलते हैं मेट्रोलॉजी। अब आ जाते हैं क्या इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे हम यूज़ करते हैं इसको स्टडी करने में, तो क्या क्या चीज़ों पे स्टडी की जाती है बेसिकली क्लाइमेट के अंदर। तो इसके अंदर यहाँ पे क्या क्या कंप्रोमाइज़ है,
इसके अंदर कंप्राइज है कि ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, सनलाइट, विंड स्पीड, नेचुरल फिनोमिना वहाँ पे बेसिकली क्या रहते हैं, जैसे कि फॉग, फ्रॉस्ट, है ना, कितना धुंध वहाँ पे रहता है, इस तरीके से देखा जाता है। सो ऑन इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर इतना सारा हमें यहाँ पे मेजर या स्टडी करना पड़ता है, ऑब्जर्व करना पड़ता है। वेदर के अंदर क्या कंप्राइजेज रहते हैं, तो इसके अंदर जो एलिमेंट्स है लाइक ओवरकास्ट, रेनफॉल, फ्लड्स क्या आ रहे हैं वहाँ पे, या हेल स्टॉर्म्स आ रहे हैं, विंड्स कैसी है, हीट वेव्स कैसी हैं, स्नोफॉल कितना है, और भी कई सारी चीज़ें इसके अंदर देख ली जाती हैं। टाइम फ्रेम हम ऑलरेडी जान चुके हैं, एक टाइम फ्रेम अगर हम एक्सपेक्टेड टाइम फ्रेम देखें तो वो 30 ईयर्स का लगभग लगभग रहता है। ऐसे ही इसके अंदर जो वेदर है वो एक छोटा शॉर्टर टाइम पीरियड रहता है, आप इजीली निकाल सकते हो अगर आपने क्लाइमेट के ऊपर एक अच्छी स्टडी कर ली है तो। अब हम आ जाते हैं मेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेटोलॉजी। अभी हमने देखा कि वेदर क्या होता है और वेदर की स्टडी क्या होती है, तो हमने देखा वेदर की स्टडी मेट्रोलॉजी होती है। ऐसे ही हमने देखा कि क्लाइमेट जो है, क्लाइमेट की स्टडी को क्लाइमेटोलॉजी बोलते हैं। तो बेसिकली इसके अंदर क्या क्या स्टडी होता है, किस तरीके से देखा जाता है और क्या इसके यूजेज हैं, वो हम देखते हैं। तो द मेजर फोकस इन मेट्रोलॉजी इज वेदर फोरकास्टिंग। वेदर फोरकास्टिंग यानी कि वेदर की प्रिडिक्शन की जाती है मेट्रोलॉजी के अंदर कि आगे आपका वेदर कैसे रहने वाला है। द डेली वेदर रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर्ड बाय मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पे बनाई गई है। तो ये जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है ये आपको हर डेली की एक रिपोर्ट तैयार करके देता है कि आपका वेदर आज इस तरीके का है। फिर आते हैं कि दिस डिपार्टमेंट कलेक्ट डेटा ऑन टेम्परेचर, विंड एटसेट्रा। तो अभी हमने जैसा पढ़ा था कि टेम्परेचर, विंड स्पीड वगैरह, इन सारी चीज़ों का एक एक डेटा को वो ये गैदर करता है और ये सारी चीज़ों को फिर इन्हीं सारी चीज़ों के बेसिस के ऊपर जो इन्होंने इतने डेकेड्स तक स्टडी की हुई है, उन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर ये एक वेदर का प्रिडिक्शन भी करते हैं कि आगे आपका वेदर कैसा रहने वाला है। और ज़्यादातर ये प्रिडिक्शन इसलिए सही भी होते हैं बिकॉज इन्हें पता रहता है on the basis of their past several data that they have collected. क्लाइमेटोलॉजी क्या है? क्लाइमेटोलॉजी एक क्लाइमेट की सिर्फ एक स्टडी है जिसके अंदर एक डिफाइंड एज वेदर कंडीशन एवरेज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि एक जो टाइम पीरियड है, जो टाइम फ्रेम आपने सेलेक्ट किया है, जिसके अंदर आपने जो भी स्टडी किया है उसके अंदर एक प्लेस के बारे में जो भी आपने ऑब्जर्व किया उसके वेदर के बारे में, उसी को हम क्लाइमेटोलॉजी यहाँ पे बोल देते हैं। फॉर्मेशन एंड टाइप्स ऑफ क्लाउड्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या क्या आ जाता है ये हम जरा देख चेक करते हैं। फॉर्मेशन एंड टाइप्स ऑफ क्लाउड्स के बारे में देखिए कि जो क्लाउड हैं उनके क्या टाइप्स हैं और कैसे उनका फॉर्मेशन होता है। तो क्लाउड्स आर अकर्स बाय अ फिनोमिनन नोन एज कॉन्वेक्शन। एक फिनोमिनन है जिसका नाम है कॉन्वेक्शन, और इसी के जरिए हमें यहाँ पे क्लाउड्स का फॉर्मेशन मिलता है। किस तरीके से जरा देखते हैं कॉन्वेक्शन कैसे होता है। तो एज सन रेज हीट्स द ग्राउंड एंड इमीडिएट एयर ओवर इट, the warm air tends to become lighter, which is carried away along with the warm air upwards. As the air rises higher, the temperature falls, causing the amount of water vapor that the air can hold to decrease. तो इसके अंदर बोला गया है कि जो सन रेज है उनके अंदर हीट होती है, तो उस हीट की वजह से जो भी ग्राउंड फ्लोर के ऊपर या ग्राउंड में जो भी एयर एयर है उसके माध्यम से जो गर्म एयर हो जाती है, ठीक है, मान के चलिए आपकी जो ग्राउंड पर जो भी एयर है तो वो बहुत ही जल्दी गर्म हो जाती है, और ये गर्मी हो जाती है इसके अंदर, तो जैसे ही जितनी ज़्यादा इसके अंदर हीट होगी उतनी ज़्यादा ये लाइटर भी होगी, ठीक है। और लाइटर होने की वजह से इसके अंदर जो वार्म एयर है वो ऊपर की ओर जाने लगती है। एज एयर राइजेज हायर, जैसे जैसे ये ऊपर की ओर बढ़ती रहती है, जो टेम्परेचर होता है वो, जैसे कि आप देखोगे जो वाटर वेपर्स हैं वो इसी के माध्यम से बनते जाते हैं। तो टेम्परेचर जो होता है वो एक तरीके से जो अमाउंट ऑफ एयर है उसको वेपर जो है वो बनने लगते हैं, द डेट द एयर कैन होल्ड टू डिक्रीज। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा कन्वेक्शन प्रोसेस हो जाता है। दिस वेपर कंडेंसेस, अब जो वेपर बना है ये वेपर बहुत ज़्यादा कंडेंस होता जाता है जल्दी जल्दी से, और ये क्लाउड के अंदर जो है आपका फॉर्म होता जाता है। फिर यहाँ पे मेड ऑफ बिलियंस ऑफ माइनस्क्यूल वाटर, इसके अंदर बहुत ही छोटा छोटा ड्रॉपलेट्स बनते जाते हैं
और एक तरीके से आइस क्रिस्टल्स के शेप में भी आ जाता है, या वाटर जो ड्रॉपलेट्स हैं उनके शेप में भी आ जाता है। तो कई बिलियंस ऑफ जो है इसके अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स पाई जाती हैं, छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी जब क्लाउड्स के एक रेनफॉल के रूप में आ जाती है। तो एयर दैट ब्लोज ओवर माउंटेन्स और हिल्स, जब भी एयर जो है जो माउंटेन से अगर टकरा जाती है या फिर जो क्लाउड्स है माउंटेन से टकरा जाते हैं, तो एक तरीके से वहाँ पे आपको रेनफॉल देखने को मिल जाती है। एक्सपेल्ड अपवर्ड्स लीडिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ द क्लाउड्स precipitation and the clouds are often found of the windward side of the mountain। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि एक तरीके से क्या रहता है कि माउंटेन से जाके क्लाउड्स जब बन जाते हैं तो वो टकरा जाते हैं और एक तरीके से वहाँ पे काफ़ी हैवी रेनफॉल भी देखने को मिल जाते हैं और ये काफ़ी जल्दी हो जाता है। प्रेसिपिटेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, यानी कि जल्दी जल्दी वो सारी चीज़ें होती है जिसकी वजह से आपको एक अलग तरीके की रेनफॉल यानी कि हैवी रेनफॉल यहाँ पे देखने को मिल सकती है अगर ज़्यादा बादल आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। रेन गेज क्या होता है? तो रेनफॉल इज मेजर बाय इंस्ट्रूमेंट, उसको हम बोलते हैं रेन गेज। तो रेन गेज इसको बोलते हैं। इट इज़ बेसिकली अ मेजरिंग सिलेंडर होता है विद अ फनल ऑन द टॉप टू कलेक्ट द रेन वाटर। तो रेन वाटर को कलेक्ट करने के लिए उसके ऊपर एक फनल लगा रहता है, वैसे ही हम मेज़र करते हैं कि किस तरीके का यहाँ पे रेनफॉल रहा है। तो वो रेनफॉल को मेज़र करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं रेन गॉस। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम थंडर स्टॉर्म की ओर। मान के चलिए बादल जो है काफ़ी तेज़ टकराए हुए हैं, ठीक है, तो उसे थंडर स्टॉर्म भी आ जाता है। जैसे कि अब इसके वैसे क्या प्रोसेस रहती है ज़्यादातर प्रोड्यूस होने की, वो हम देखते हैं। थंडर स्टॉर्म इज अ स्टॉर्म अकम्पेन्ड विद द हैवी लाइटनिंग एंड थंडर, ठीक है ना। तो काफ़ी ज़्यादा लाइटनिंग की वजह से यहाँ पे ये देखने को मिल जाता है। तो थंडर स्टॉर्म्स अकर व्हेन द मॉइस्ट एयर नियर द ग्राउंड बिकम्स हीटेड। जब भी जो मॉइस्ट एयर है ग्राउंड पे वो सनरेज के थ्रू जो हीट होने लगती है, ठीक है, जो कि ज़्यादातर हमें समर में देखने को मिल जाता है, तो ये अपवर्ड की तरफ राइज करने लगती है और फॉर्मिंग क्लाउड को फॉर्म करने में जो है मदद करती हैं। और उसी की वजह से जो है कभी कभार काफ़ी ज़्यादा हमें स्टॉर्म भी देखने को मिल जाते हैं और जो कि प्रेसिपिटेशन भी हो जाती है, यानी कि हैवी रेनफॉल्स वगैरह भी देखने को हमें मिल जाती है यहाँ पे। आप देख सकते हो क्या क्या यहाँ पे सीवियर थंडरस्टॉर्म्स हो सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल हो सकती है। स्ट्रॉन्ग विंड गस्ट यानी कि हवा के जो झोंके हैं वो काफ़ी तेज़ जाके आंधी तूफान जैसी आ सकती है। बहुत ही तेज़ लाइटनिंग हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है और हैवी रेन हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है और यहाँ पे फ्लैश फ्लड्स भी देखने को मिल जाते हैं कभी कभार और टोर्नेडोज वगैरह भी देखने को मिल जाते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। चलिए अब हम आ जाते हैं द पोलर रीजन्स पे। तो द पोलर रीजन्स क्या है? एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट जो होता है उसको हम बोलते हैं पोलर रीजन्स, यानी कि जहाँ का क्लाइमेट जो है काफ़ी ज़्यादा कोल्ड पाया जाता है, तो उनको हम बोल सकते हैं यहाँ पे पोलर रीजन्स। ज़्यादातर आप देख सकते हो अपने साउथ में अगर एंटार्क्टिका की ओर जाओगे वहाँ पे आपको पोलर रीजन्स देखने को मिलेंगे। फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर दीज एरियाज आर एक्सट्रीमली कोल्ड, है ना। या जैसे कि पोलर रीजन ज़्यादातर, जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे कि ये अर्थ है, अर्थ का ये है जो ये है साउथ का पार्ट, ठीक है, ये सदर्न मोस्ट ऑफ अर्थ है। फिर यहाँ पे आपको एंटार्क्टिका वगैरह देखने को मिल जाएगा। मान के चलिए ये सन है, ये यहाँ पे सन है, ठीक है। इसकी जो रेज है ज़्यादातर एंटार्क्टिका में नहीं जा पाती, एंटर नहीं कर पाती। इसकी वजह से यहाँ का जो मौसम रहता है वो काफ़ी ज़्यादा ठंडे ही बना रहता है। तो बहुत सालों तक ये एक्सट्रीमली कोल्ड यहाँ पर रहता है, जो कि स्नो के द्वारा कवर्ड हो जाता है और यहाँ पे सन रेज जो हैं बिल्कुल भी आ ही नहीं पाती, लगभग 6 महीने तक तो बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं आ पाती हैं। डज नॉट राइज फॉर 6 मंथ, यानी कि 6 महीनों तक यहाँ पे आपको देखने को ही नहीं मिलेगा सन। द टेम्परेचर इन विंटर कैन गो एज लो एज 37 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पे बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर जा सकता है। जो नॉर्थ पोलर रीजन्स अगर हम आ जाते हैं जैसे कि आर्टिक रीजन्स है, वाइल द साउथ पोल रीजन्स इन अंटार्कटिक रीजन्स, ठीक है। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में इतना आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। जो एनिमल यहाँ पे रहते हैं बोथ दीज पोल्स हैव एडजस्टेड टू दीज हार्श कंडीशन। ऑलरेडी कुछ इस तरीके के एनिमल्स यहाँ पे रहते हैं जो कि इन तरीके के हार्ड कंडीशंस के अंदर रह सकें। लाइक आपको पोलर बियर्स देखने को मिल जाएंगे, पेंगुइन्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जो जनरली ऐसे ही मौसम के अंदर और ऐसे ही जगह पर रह पाते हैं और उनकी जो चीज़ें स्किन वगैरह बनाई जाती हैं कुछ इसी तरीके की बनाई जाती है। अब हम आ जाते हैं द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के ऊपर। Tropical regions have generally
अ हॉट क्लाइमेट बिकॉज इट्स लोकेशन अराउंड द इक्वेटर, इक्वेटर पे रहती है, वहाँ पे धूप काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो एक ऐसे रीजन्स होते हैं जहाँ पे क्लाइमेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हॉट पाया जाता है। और विंटर के अंदर जो उनका टेम्परेचर रह जाता है अबव चला जाता है 15 डिग्री सेल्सियस के ड्यूरिंग समर्स। इनका जो टेम्परेचर हो जाता है वो 40 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाता है। द क्लाइमेट कंडीशन इन रेन फॉरेस्ट आर हाईली suitable फॉर सपोर्टिंग एन enormous numbers and variety of animals and plants। तो यहाँ पे ऐसी क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है तो आपको रेन फॉरेस्ट वगैरह देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे ऐसे ही एनिमल्स या प्लांट्स आपको देखने को ज़्यादा नंबर के अंदर मिलेंगे। अब आ जाते हैं टेम्परेचर ग्रासलैंड्स के ऊपर। तो टेम्परेचर ग्रासलैंड्स की बात करेंगे तो ये जो ग्रासलैंड्स हैं वो आपको नॉर्थ में देखने को मिल जाएंगे और इनको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में भी आपको देख सकते हो, जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड अगर आप साउथ में जाते हो तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन में देखने को मिलेंगे, जो कि 23.5 डिग्री साउथ में आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए नॉर्थ में और साउथ में आप जाइए, दोनों ही जगह आपको 23.5 डिग्री, बस अगर आप नॉर्थ में जाओगे तो नॉर्थ में देखने को मिलेंगे, साउथ में जाओगे तो साउथ में देखने को मिल जाएंगे। फर्क इतना सा, एक और फर्क है इसके अंदर कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे देखने को मिल जाएंगे आपको नॉर्थ में, एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे देखने को मिल जाएंगे आपको साउथ के अंदर। जो मेजर टेम्परेचर हो जाते हैं ग्रासलैंड्स के अंदर, उसके अंदर आपको डेल्टास वगैरह या वेल्ट्स मिल जाएंगे, ठीक है, वेल्ट्स मिल जाएंगे अफ्रीका के, और पाम्पस ऑफ साउथ अफ्रीका के मिल जाएंगे, एंड स्टेपेस ऑफ यूरेशिया के मिल जाएंगे, एंड प्लेन्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका यहाँ पे देखने को आपको मिलेंगे। इस तरीके से बनाए गए हैं। अब हम आ जाते हैं एनिमल एडेप्टेशंस के ऊपर। एनिमल एडेप्टेशंस की बात करें तो एनिमल क्या, देखिए अगर आप मान के चलिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सॉरी, आप मान के चलिए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया में रह रहे हैं या पूरे रीजन्स एरिया के अंदर रह रहे हैं, तो आपको हर जगह ही जानवर देखने को मिल जाएंगे, एनिमल्स आपको काफ़ी देखने को मिल जाएंगे। तो एनिमल क्या होते हैं, इसी वेदर या इसी क्लाइमेट के अंदर जो भी जैसा भी उनका वहाँ पर क्लाइमेट पाया जाता है उसी के अकॉर्डिंग उनके अंदर कुछ एडेप्टेशंस वे अपने अंदर उनके अंदर चेंजेस पाए जाते हैं। हर एक जगह के अलग अलग एनिमल्स आपको अलग अलग तरीके के पाए जाएंगे। जैसे कि मान के चलिए कोई एनिमल बहुत ज़्यादा हॉट प्लेस पे रह रहे हैं तो वो ठंडे प्लेस पे नहीं रह पाएंगे, और वो एनिमल जो ठंडे प्लेस पे रह रहे हैं वो हॉट प्लेस पे नहीं रह पाएंगे। यानी कि कहने का मतलब क्या है, जरा हम इसको पढ़ते हैं। द एनिमल हैव यूजुअली अडेप्ट ऑल द कंडीशंस बेस्ड ऑन सेवरल क्लाइमेट कंडीशंस। तो जिस तरीके की कंडीशंस आपको देखने को मिल जाएंगी उस तरीके की कंडीशन में आपको उसी प्रकार के एनिमल्स देखने को मिलेंगे। जैसे कि अगर हम पोलर रीजन जो अभी हमने पढ़ा था तो वहाँ पे जाएंगे, अगर आपको पोलर बियर्स देखने को मिलेंगे, पेंगुइन्स देखने को मिलेंगे, तो उनकी जो स्किन होती है उनके ऊपर जो फर वाइट कलर की जो उनकी स्किन हो जाती है, तो उसकी स्किन के ऊपर अगर आप देखोगे तो स्किन के अंदर भी एक आपको बहुत ज़्यादा मोटी एक लेयर उनके बनी हुई होती है। वो लेयर का काम क्या होता है, पहला काम तो ये है उस लेयर का कि वो उनकी जो स्किन है वो जो एनवायरमेंट है, जो बहुत ज़्यादा ठंडा एनवायरमेंट है उससे बचाने का काम करती है। ठीक है, वो उनके शरीर को थोड़ा गर्म सा रखती है। दूसरी चीज़ प्रेडेटर्स, यानी कि जो शिकारी हैं, जो हंटर्स हैं, जो कि शिकार करने आते हैं, तो उनकी स्किन बहुत ज़्यादा मोटी होने के कारण उनको ज़्यादा कुछ चोट जो वो नहीं पहुंचा पाते हैं, इसकी वजह से प्रेडेटर्स भी वहाँ पे ज़्यादा शिकार नहीं कर पाते हैं। तो ये जो है ऐसी बहुत ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट जगह के ऊपर अगर आप जाओगे तो डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स एडेप्टेशंस आपको देखने मिलेंगी। हॉट प्लेस पे आपको हॉट जो एनिमल्स हैं, यानी कि वो ऐसे एनिमल्स जो इनकी हॉट कंडीशन में रहने की जो रह सकते हैं, ऐसे एनिमल्स आपको मिलेंगे। और अगर आप विंटर प्लेस पे चले जाओगे, ऐसी जगह पे चले जाओ जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है, लाइक एंटार्क्टिका जैसी प्लेस पर अगर आप चले जाओगे तो वहाँ आपको ऐसे एनिमल्स देखने को मिल जाएंगे जिनकी जो स्किन है या इनके अंदर कुछ ऐसे एडेप्टेशंस देखने को मिल जाएंगी जिसकी वजह से उस ठंड का उनके ऊपर ज़्यादा कुछ असर नहीं होता है, औ- और वो उसी तरीके के रीजन के अंदर रहना पसंद करते हैं। ठीक है, अगर आप उनको वहाँ से ट्रांसफ़र करके कहीं और ले जाओगे तो वो, जैसे कि मछली है, अगर आप उसको पानी में से निकाल कर अगर आप धरती पर लैंड पे अगर आप उसको रख दोगे तो वो नहीं जीवित रह पाएगी, उसकी लाइफ वहीं पे ख़त्म हो जाएगी, इतना सर्वाइव नहीं कर सकती है। ऐसे ही ये एनिमल्स होते हैं, अगर आप उनको विंटर से एक ह्यूमिड या हॉट प्लेस पे ले जाके रख दोगे तो वो वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। यानी कि इनकी जो चीज़ है वो एडेप्टेशन से कुछ इस तरीके की हो जाती हैं। तो चलिए यहीं पे हमारा ये चैप्टर जो है आज ख़त्म हो जाता है। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर के अंदर जो कि होगा अपना चैप्टर नंबर 8। तो आई होप ये वीडियो आपको बिल्कुल
पसंद आई होगी और आपको सीखने को इसके अंदर काफ़ी कुछ मिला होगा। एक और बात मैं आपको बता दूँ, अगर आप डिस्क्रिप्शन देखोगे इस वीडियो के अंदर, तो डिस्क्रिप्शन में आप क्लिक करिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। और ये टेलीग्राम चैनल मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसी टॉपिक से रिलेटेड, इसी चैप्टर से रिलेटेड आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे कुछ पीडीएफ देखने को मिल जाएंगी, जिसके अंदर आपको कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स इसी चैप्टर के ऊपर देखने को मिल जाएंगे। एंड आपको यहाँ पे इसी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स भी वहाँ पे ही देखने को मिल जाएंगे, जो कि एक पीडीएफ है जो कि आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। मैं आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दे दूंगा, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर उस लिंक से आपको जाने में कोई भी इश्यू होता है, तो आप डालिएगा IREP, सर्च करिएगा टेलीग्राम जो सर्च ऑप्शन होता है टेलीग्राम पे, उस पर IREP NFB, ये आपको सर्च करना है और आप पहुंच जाओगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे। और वहाँ पे आपको PDF नोट्स वगैरह आपको एक फ़ाइल देखने को मिल जाएगी, फाइल का ऑप्शन। जैसे ही आप उस फाइल के ऑप्शन में जाओगे, वहाँ पे सर्च ऑप्शन मिल जाएगा। इस सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करके आपको डाल देना है इस चैप्टर का नेम। इस चैप्टर का नेम है वेदर एंड क्लाइमेट वाला ये चैप्टर है, इसका नेम आप डाल दीजिए। आपको वो PDF वहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएगी, जिसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट नोट्स एंड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो आई होप यह वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में आते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।